मतलब कि एक सप्ताह के पेपर में क्या-क्या न्यूज़ है और जिस पे आपको सतर्क होके ध्यान रखना है। राष्ट्रपति सोमवार को देंगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। एक तो जब इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो बाल पुरस्कार देता कौन है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? राष्ट्रपति। तो इसके चयन के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिसमें 6 क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के 6 श्रेणियाँ जिसमें कला और संस्कृति 1 हो गया, वीरता 2 हो गया, नवाचार 3 हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 4 हो गया, सामाजिक सेवा जो है ये आपका 5 हो गया और खेल क्षेत्र हो गए। तो लगभग क्या हो जाते हैं? 6 क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि भाई बाल पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस श्रेणी में अ, अच्छे कार्य किए हुए लोगों को दिए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये बच्चों को दिया जाता है। अभी देखे होंगे झांकी में भी आपको कई बच्चों को निकाला गया, वो जो सामाजिक क्षेत्र में या कहीं किसी सेक्टर में जो अपना वीरता या अपना पुरुषार्थ दिखाएं। और कुछ हैंडीकैप बच्चे भी थे जो बहुत अच्छा करके सामने आए और उनको भी दिखाने का प्रयास किया गया। ले दे के आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये राष्ट्रपति देती हैं। उसके लिए 6 क्षेत्र है जिसमें कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये सेक्टर ध्यान रखना। अगला जो न्यूज है, आजादी के अद्भुत दीवाने थे नेताजी डॉक्टर अखिलेश। तो इसमें अब नेताजी का मतलब यहाँ हो गया सुभाष चंद्र बोस। उनकी जो जन्म जयंती कब मनाई जाती है? 23 को मनाई जाती है, 23 जनवरी को। तो नेताजी अपने आप में ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल मनाया जाता है तो ये हर साल न्यूज में आएगा। आपको बस नेताजी को ट्रेडिशनली क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐतिहासिक निर्णय देने वाले जजों को भी न्योता दिया गया था ये प्राण प्रतिष्ठा के समय। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको एक न्यूज के तौर पे था। ऐसा नहीं है कि इसमें से कितने जजों को बुलाया गया था। हाँ, ये आप पढ़ेंगे तो राम मंदिर को लेके जिन न्यायाधीशों के बेंच ने वो निर्णय दिया था उनके नाम आपको ध्यान में यहाँ आ सकते हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का हिस्सा रहे थे प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सहित कोर्ट के 5 जजों को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित। वो जो नाम है वो आपके लिए रिवाइज हो सकता है। चंद्रचूड़ के अलावा तत्कालिक प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबोडे, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर उस पीठ के क्या थे। तो ये नाम जो है आपके लिए क्या हो सकते हैं, रिवाइज हो का विषय बन सकता है और कुछ नहीं है। न्यायपालिका ने रखी न्याय की लाज। ये इसलिए हम इस टॉपिक रखे कि वो उन्होंने भारतीय संविधान में जो हमारे लिए, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए न्याय के लिए जो न्यायपालिका बनी है उसमें खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अभिलेख्य न्यायालय भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी भाषणों के साथ इस बात को रखना कि न्यायपालिका ने रखी न्याय की लाज, तो इस तरीके से एक तरह से न्यायपालिका का जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसका सम्मान भी एक तरह से है। और हम लोग कैसे न्यायपालिका के डिसीजंस को कितने शिद्दत से और कितने सम्मान पूर्वक मानते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से एक मैसेज जाता है। न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा भी क्या होता है, बढ़ता है। वो ठीक है, राम मंदिर आपका एक मसला है, लेकिन अब मसला नहीं है। लेकिन ये प्रधानमंत्री के द्वारा जब न्यायपालिका के लिए इस तरह की बात कही जाती है तो जनमानस में न्यायपालिका को लेकर और विश्वास क्या हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से कोई प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट, सिवान जिला में गरीबी और औसत सबसे गरीबी का औसत सबसे कम। ये आपका जो न्यूज है ये बिल्कुल हम कहेंगे कि आपको पढ़ना भी चाहिए, फाइलिंग भी करना चाहिए, नोट भी करना चाहिए, ठीक है। सीमांचल, मतलब जो सीमांचल का मतलब समझे, जो बिहार का जो पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है, जो बॉर्डर इलाका है, जैसे सीमांचल के जिलों में बहुआयामी गरीबी अधिक। अररिया में 52.07% आबादी गरीब। अब यहाँ देखेंगे राज्य, अब ये नीति आयोग की रिपोर्ट है,
इस तरह यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे राज्य के 5 गरीब जिले और इस अवधि में गरीबी में आई कमी। तो सबसे गरीब जिलों में तो सबसे ऊपर कौन हो गया? अररिया, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया और सहरसा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो जिस ईयर पे रिपोर्ट बना है 2019 में, यहाँ गरीबी परसेंटेज में कितनी है ये भी ध्यान रखना है, और परसेंटेज में कितनी है और इसमें कितना कमी आया है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो पेपर में ये जो चार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो आप इस पे ध्यान रखेंगे, है ना। अररिया में 2019-20 में 52.07% गरीबी है, जो 2015-16 64.65 को अगर देखें 2015-16 में, तो 2019-20 में ये कमा है, लगभग कितना कमा है? 12.58 कमा है। तो इस तरीके से मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया और सहरसा का भी आंकड़ा यहाँ पे क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। इन जिलों में गरीबी तेजी से कम हुई। अब देखिएगा 2015-16 में अररिया में 64.65% था और 2019-20 में हो गया 52.0%। अब देखिए यहाँ पे पूर्वी चंपारण में 64.13, लगभग अररिया इतना ही गरीबी पूर्वी चंपारण में था, लेकिन 2019-20 में 36.39 हो गया। कितना कम गया? 27.74। ये मेकअप किया है 27.74 और यहाँ मेकअप किया अररिया 12.58। इस कारण से अररिया अब भी बहुत गरीब जिलों में है और पूर्वी चंपारण ने काफी अपना हद तक स्तर क्या किया है, ठीक किया। तो सबसे तेजी से गरीबी के आंकड़ों में अगर बेहतर परफॉर्मेंस कोई किया है तो वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण। इसका भी आंकड़ा पे क्या है, उपलब्ध है और पेपर में उपलब्ध है। और इस आंकड़ों पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो बहुआयामी गरीबी मापने के लिए जो पैमाने हैं, मापदंड है, मेजरमेंट है, वो 12 जो मेजरमेंट है वो पढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपको पढ़ने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, ये सब रिपोर्ट बनता है तो उसी के आधार पर बनता है। हमारा भी नीति आयोग का वही लक्ष्य है जो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल जो लक्ष्य बनाए गए थे, वही लक्ष्य को हम लोगों ने, हमारी नीति आयोग ने क्या किया था, अपनाया था। उन्हीं में से कुछ मेजरमेंट को निकाल कर उस पर माप कर ये आंकड़े क्या कहते हैं, निकाले जाते हैं। तो आप लोग को भी एक बार कहेंगे और जो मेरा वीडियो सुनेंगे भी, देखेंगे भी, उनको भी कहेंगे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको एक बार क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, ठीक है। समय समय पे यूपीएससी बैच के मेंस में भी हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। और जो हमारी मैगजीन है आरएसडी में, वो फोटो के साथ, है ना, वो पूरे गोल को दिया हुआ है एकदम एक फोटो के साथ। वो अभी हमारा वो फाइल होगा इसमें, ठीक है। और आप लोग जो हार्ड कॉपी लिए होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो जनवरी या फरवरी के मैगजीन में, ये मार्च अप्रैल के मैगजीन में किसी में होगा। तो ये न्यूज पढ़ना है पूरा। अगर न्यूज पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। बस ये न्यूज है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और फिर आगे पेपर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, यही आंकड़े बाद में ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, मैगजीन में भी नहीं मिलेगा। स्पेशल बिहार के ये आंकड़े ढूंढते रह जाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा। ये तो रिकॉर्ड के तौर पर मेरा यूट्यूब पे भी ये रहेगा, ठीक है। लेकिन आमतौर पर सोचे कि मैगजीन में आ जाएगा प्रतियोगिता दर्पण में, ये बहुत मुश्किल। तो उस समय दिक्कत होती है कंटेंट्स में कि कहाँ से ढूंढे, कहाँ ले। अब साल भर के कोई पेपर रखता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवरेज को लेकर बात है, तो आयुष्मान भारत को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस न्यूज को पढ़िएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आयुष्मान भारत PMJAY के लिए 7200 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इससे क्या होता है कि कितना रुपए का आवंटन इसके लिए हुआ है, क्या होती है, ये आपका एक इंटरकनेक्शन के लिए ये न्यूज पढ़ना क्या है, जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें आपको इसमें से क्या सही है, नहीं है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के न्यूज पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं माइंड जो है वो सतर्क रहता है। आपके चेतना में चीजें क्या होती है, जीवंत तो होती है। और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आप इस आधार पर क्या करते हैं, बनाते हैं। ये सब न्यूज पढ़ना जरूरी है। तो आयुष्मान भारत को एक बार सर्च करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। देश के 1 करोड़ घर रोशन होंगे सोलर ऊर्जा से, प्रधानमंत्री मोदी। जिस दिन वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उसी दिन शाम को दिल्ली में जाके इसकी क्या किए थे, घोषणा किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है, ये कम से कम ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छतों
पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौटने के बाद यह घोषणा की थी। तो ये ध्यान, ये पढ़ना होगा आपको, भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे गरीबी और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, वो इम्पैक्ट है, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या से लौटने के बाद इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य सौर पैनल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को बिजली प्रदान करना है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य अधिशेष बिजली उत्पादन से अतिरिक्त आय का स्रोत भी उपलब्ध कराना है। तो काफी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आम जीवन पे, इसका काफी बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पे आपका काम होना चाहिए। ये जो योगी कृष्णराज ने जो मूर्ति बनाई राम मंदिर, उसके अलावे भी 2 मूर्तियां बनी थी, उसको लेके ये कुछ फोटो है सामने। मैसूर में कृष्णशिला से बनी यह प्रतिमा और मकराना संगमरमर से बनी यह तीसरी मूर्ति देख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ये न्यूज हमको नहीं लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट है, केवल इतना ही रखना है ध्यान कि जो योगी कृष्णराज हैं, योगी कृष्णराज ही नाम है, अरुण योगी, क्या नाम है टोटल? अरुण योगी राज। तो अरुण योगी राज जो है, उन्हीं का नाम ध्यान रखिए, ये जो विशेष मूर्ति को लेकर जो जिसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। बाकी आपको जितना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक न्यूज के तौर पे पढ़ेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। दिए मूर्तिकार अरुण योगी राज की मूर्ति का चयन किया, तो जो पिछले क्लास में भी पेपर में हम पढ़ाते समय उसकी क्या किए थे, चर्चा किए थे। उसके अलावा अब कोई एक मूर्ति तो बना और सिलेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं था, कई मूर्तियां बनी, उसमें से क्या की गई, सिलेक्ट की गई उनकी मूर्ति को। जापान का चंद्रयान चांद पर उतरा, ऐसा करने वाला 5वां देश। तो ये 4 देश पहले के कौन है? तो इसमें अमेरिका 1, रूस 2, चीन 3 और 4, भारत, और 5वां क्या कौन बनेगा? जापान। बस इतना क्रम ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो इस न्यूज को इतना ही इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको आपकी क्लास में शामिल किया गया। ठीक है, 1 मिनट। एक बार सवाल पूछा हुआ है ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में कि उसका नाम क्या है, जाक्सा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पीसीएस में ही पूछा हुआ है। तो वो आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम। ठीक है, जाक्सा है तो फिर भी सर्च कर लीजिएगा एक बार अपने से। बिजली क्षेत्र में गेम चेंजर होंगी सूर्योदय योजना। अभी मैं उसी की चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री वो क्या था योजना अभी जो पढ़ा हमने, सूर्योदय योजना, उसी के तहत ये भी है। तो ये सब न्यूज पढ़िए। सौभाग्य योजना की तरह चलेगा बड़ा अभियान, छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए मिलेंगी ज्यादा सब्सिडी। ये पूरा न्यूज पढ़िएगा जरूर, ये पूरा न्यूज पढ़ना है। अब इतना हम पढ़ेंगे अगर न्यूज, तो काफी टाइम लगेगा। मैं आपके सामने ये रखा हूं इसलिए क्योंकि आपको ये सब न्यूज छोड़ना नहीं चाहिए। और देखेंगे तो अगर मान लीजिए यूट्यूब पे भी हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहां भी आपको ये एक एक लेटर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी ये लेटर पढ़ा जा सकता है। तो इस न्यूज पे ध्यान रखिए, जितना बार ये न्यूज आएगा उतना बार आप पढ़िएगा। यहां से प्रश्न आपको पीटी में, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। चीन में नौरू के साथ स्थापित किया राजनयिक संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज जब पढ़िएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। जैसे न्यूज में क्या पढ़ूंगा, अब थोड़ा छोटा छोटा न्यूज है तो पढ़ देते हैं कि चीन ने नौरू के साथ स्थापित किया राजनयिक संबंध। बीजिंग एपी, चीन और नौरू के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो गए। ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद नौरू के ताइपे से संबंध तोड़ लिए थे और चीन का समर्थन किया था। इसका देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको लेके जाते हैं मैप पे तो पता चल जाएगा आपको। थोड़ा मैप पे हम लेके जाते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्यों है।
दिखाई दे रहा है, वैसे पता चल रहा है ना? आप लोगों को पता चल रहा है? अब देखिएगा इसमें कि ये चीन का बॉर्डर है, ये आपका क्या है, ताइवान है। ताइवान का संबंध जो अभी आपने न्यूज में क्या पढ़ा, ताइवान में भी सरकार से संबंधित चुनाव हुआ और उसके बाद नौरू ने ताइवान से अपना संबंध क्या कर लिया, तोड़ लिया। कभी भी चाइना का संबंध ताइवान से बहुत बढ़िया नहीं रहा है, ठीक है। और ताइवान का संबंध नौरू से बहुत अच्छा था। नौरू का जो ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये सब आइलैंड जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है और दक्षिण पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इसी आइलैंड में से एक आइलैंड कौन है, नौरू है। आप लोग देखे होंगे मैप में मैक्रोनेशिया ना, मैक्रोनेशिया का ही पार्ट है नौरू। अब नौरू की नजदीकी किससे बढ़ गई, चीन के साथ बढ़ गई। नौरू का संबंध इससे खराब हुआ ताइवान से, और किससे बढ़िया हो गया, चाइना से। और इस एरिया में शक्ति संतुलन के लिए क्वाड संगठन काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका का एक ग्रुप है क्वाड। तो नौरू का चाइना के करीब आना, ये तो इस शक्ति संतुलन को ब्रेक करने का एक बहुत बढ़िया क्या हो सकता है। जो समुद्र के अंदर किसी आइलैंड पे आपका वर्चस्व होना या फिर आपका असर होना, है ना, उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आइलैंड ही सिर्फ नहीं है, आइलैंड के नाते आपका जो उस आइलैंड के अंतर्गत जो नॉटिकल मिल के अंतर्गत जो समुद्र में उनको वर्चस्व मिलता है, जो वर्क मिलता है कि भाई 200 नॉटिकल मील तक आप वहाँ पे कुछ गतिविधि कर सकते हैं, 12 नॉटिकल मील तक अपना प्रशासनिक गतिविधि कर सकते हैं। तो उस एरिया में भी आपकी गतिविधि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उससे शक्ति संतुलन करना इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, आसान। चाइना का शक्ति संतुलन करने के लिए क्वाड था। अब यहाँ नौरू पे भी चाइना का चलता नहीं था, अब नौरू खुद चाइना के साथ हाथ बढ़ा रहा है। तो इधर भी अब मान लीजिए कि चाइना है और मालदीव है, तो मालदीव के साथ उसका कनेक्टिविटी अगर बढ़ता है तो हिंद महासागर में चाइना की एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हिंद महासागर की एक्टिविटीज, भारत की एक्टिविटीज को वो वॉच कर सकता है वहां से। तो आइलैंड इसलिए ये जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैश्विक लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि नौरू आइलैंड किस आइलैंड का समूह का पार्ट है, तो मैक्रोनेशिया ग्रुप। तो ध्यान ही रखिएगा, नौरू का वैसे कोई राजधानी है नहीं, इसलिए कोई विशेष दिक्कत है नहीं। बात समझे क्यों मैंने नौरू को प्रिडिक्ट किया है, मतलब या फिर आपको इस न्यूज को सामने ले गया है। वो न्यूज में कुछ था नहीं, लेकिन देखे तो बहुत कुछ था। तो हम चीन ने नौरू के साथ स्थापित किया राजनयिक संबंध। तो आप देख लीजिए कि नौरू का पोजीशन कहाँ था, ठीक है। और आप जाके सर्च भी कर सकते हैं अपना एटलस में, और हम लोग मैपिंग में कराते हैं, इतना हमको पता है। ये फोटो अच्छा जल्लीकट्टू का है। जल्लीकट्टू, वैसे भी जल्लीकट्टू तमिलनाडु क्षेत्र में जो पोंगल पर्व मनाया जाता है ना, उसी के एक फंक्शन का एक पार्ट है, उसी के त्यौहार का एक पार्ट है, जिसमें सांडों द्वारा एक खेल होता है जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तो इस गेम को लेकर हमेशा विवाद रहा था। कई बार देखिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा जल्लीकट्टू पे, कोई पीसीएस नहीं हुआ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो एक बार पूछा ना हो प्रश्न टीटी के अंदर। इससे संबंधित तो मेंस में भी क्वेश्चन आया था, मैंने नाम लेके नहीं आया था, कि आपका जो जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, एक जीवन जीने का अधिकार, और दूसरी ओर धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार आपका 21 देता है, तो धार्मिक आचरण करने का अधिकार आपको आर्टिकल 25 देता है। अब जीवन जीने के अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खेल गलत है, लेकिन धार्मिक आचरण के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, खेल सही है। तो यहाँ पे मसले क्या हो जाते हैं, कोर्ट को भी फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब संथारा विधि है जैन धर्म में, तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 से एकदम फिट है, लेकिन संथारा विधि से आप भूखे रहकर उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग करते हैं। तो जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये जो संथारा विधि है जैन धर्म में,
ये तो गलत हुआ ना भाई, आप तो भूखे रहकर अपने प्राण त्याग नहीं कर सकते। अब वही अगर जाएंगे आर्टिकल 25 के अंदर, तो ये धार्मिक आचरण हुआ, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली मनाएंगे तो पता चलेगा कि इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारे जीवन को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। तो क्या पटाखा जलाना बंद कर दिया जाए? तो फिर बच्चे हर्षोल्लास से दीपावली मनाते तो कैसे मनाएंगे? तो बंद भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम दीपावली में पटाखा जलाते हैं, वो भी हमारे एक धार्मिक आचरण का एक पार्ट हो जाता है। तो इस कारण से कहा जाता है कि भाई आप 10 बजे तक जलाइए, 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का पटाखे नहीं। तो ये कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जीवन जीने और धार्मिक आचरण में कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय देना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत न इसे खत्म ही कर सकते हैं और ना ही इसको चलने ही दे सकते हैं। तो उसमें पूरी तरीके से बहुत बैलेंस होकर निर्णय देना पड़ता है। तो ये खेल है, ये विवाद में रहता है हमेशा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू खेल का संबंध है तमिलनाडु से, केरल से इत्यादि, आंध्र से, ऐसे सवाल आपसे क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस पर्व का हिस्सा है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए केवल खेल ही, फोटो ये बहुत मैसेज कर रहा था, इस कारण से फोटो के माध्यम से कुछ मैसेज हम भी करना चाह रहे थे, जो हम आपको लेकर यहाँ पे आए। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण, सीपी ठाकुर को पद्म भूषण। देखो जो बिहार के लोग हैं, जितने लोगों को पद्म भूषण पद्म विभूषण मिला है, अभी तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला इस बार। तो ये जो नाम है अपने फाइलिंग कर लेना, पद्म विभूषण का भी और पद्म भूषण का भी। जो बिहार वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर समेत बिहार की 5 हस्तियों को मिला है पद्म श्री, ठीक है। और देश की 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को यानी कि ये जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये पद्म विभूषण पद्मश्री ले के 5 लोगों को मिला है। और इसमें से आप अपने नोट बनाते समय इस चीज का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि किसको पद्मश्री मिला है और किसको पद्म विभूषण मिला है। देश की 5 हस्तियों को जो पद्म विभूषण मिला है, उसमें एक नाम हमारे स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक का भी है, ठीक है। और भी कोई किसी का नाम बिहार से संबंधित हो तो उसमें आप इसे क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे। और बिहार की हस्तियों को इसलिए ध्यान रखना है कि थोड़ा सीमित हो जाइएगा, पूरा इंडिया भर के ध्यान रखिएगा तो फिर याद करना क्या होगा, स्पेशल बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत होगी। और स्पेशल बिहार से ही क्वेश्चन भी पीएससी में पूछेंगे, ठीक है। वैसे 4-5 पुरस्कार है, एगो भारत रत्न ध्यान रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। टाटा स्टील में पहली बार ट्रांसजेंडर की होगी बहाली, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, कि ट्रांसजेंडर का अब बहाली शुरू हो गया है ना, इस स्तर पे भी जॉब में। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर में की पूजा अर्चना। इस न्यूज को मैं जब पढ़ रहा था तो कई जगहों पे वो जाके पूजा अर्चना वो किए थे, जहां जहां राम जी गए थे, जहां जहां राम जी के पद चिन्ह थे, है ना। काफी पढ़ने को मिला या सुनने को मिला कि उन्होंने बहुत साधना करके प्राण प्रतिष्ठा किया, है ना। और राम का 11 दिनों तो क्या करते रहे, वो जाप करते रहे। तो ये चैलेंजिंग था, वो उस तरह के पर्सनालिटी वो हैं भी, ठीक है। उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम वो सब चीज नहीं है। और जब वो इस तरह के जगहों पे घूम रहे थे, कई बार कंबन रामायण की बात आ रही थी, जो तमिल भाषा में लिखी गई थी। कंबन रामायण पूछिए देगा कि कंबन रामायण है, लिखी गई तमिल में, आंध्र में, माने कन्नड़ में, तेलुगु में, आंसर क्या लेंगे आप, तमिल में। तो कंबन रामायण की रचना कंबन ने ही किया था, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछते हैं, कंबन रामायण तमिल रामायण है, ये सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और जब मोदी जी इस तरीके से चीजें घूम रहे हैं और कंबन रामायण की चर्चा आ रहा है, वो कई बार कंबन रामायण को तमिल प्रदेश में जाके सुने भी, तो हम समझते हैं कि सवाल आ सकता है। और इस बार बीपीएससी का एग्जाम या किसी अन्य पीसीएस के एग्जाम में देखिएगा प्रश्न के कुछ रूप को, एक आध प्रश्न कहीं ना कहीं क्या है, इस तरीके के रहेंगे। और अयोध्या में राम जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो चाहे ना हो, कंबन रामायण पहले ही से क्या है, पूछा जाता रहा है, ठीक है। क्योंकि देश के हर क्षेत्र में, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग क्षेत्रों में रामायण अपने अपने तरीके से
लिखा गया है। केवल तुलसी जी का रामचरितमानस ही नहीं है, केवल कंबन का तमिल रामायण ही नहीं है, कृतिवास का बंगला ही रामायण नहीं है। आप देखेंगे पूरे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी कई जगहों पे, है ना, रामायण के बारे में अपने अपने तरीके से चीजें क्या की जाती है, प्रस्तुत। और सब लोग राम को अपना ही कहता है। इंडोनेशिया वासी भी कहते हैं कि राम हमारे ही हैं और यही के थे। नहीं, तो कई ऐसे देश हैं जहां राम को माना जाता है, वहां लोग कहते हैं कि राम यही के थे। तो ये तो व्यक्तित्व की बात है कि आप किसी के संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि वहां के लोगों ने कहा कि ये यही के थे। तो ये तो आपको उस स्तर का तैयार करना पड़ता है, उस स्तर के आप व्यक्तित्व थे कि सभी यही कहते हैं कि वो यही के थे, वो यही के थे। तो वो व्यक्तित्व उस तरह का बनना निश्चित रूप से ये फिर से आपके, ऐसा नहीं कि राम को कोई नहीं जानता था, लेकिन राम को जिस तरीके से अपनी संस्कृति से, अपने राष्ट्र से, अपने संविधान से कनेक्ट करके, संस्कार से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, इस रूप में कोई प्रेजेंट नहीं करता था। खाली विवाद करते थे, केवल विवाद, केवल राम को समस्या बनाया जाता था। वर्तमान सरकार ने राम को समस्या नहीं, समाधान के तौर पे भारत के लिए प्रस्तुत किया। ठीक है, और भारत के लिए नहीं, विश्व के सभी जनमानस के लिए, है ना, एक आदर्श स्थापित करना और पूरे विश्व लेवल तक उनके आदर्शों को लेकर जाना। ठीक है, निश्चित रूप से उनके जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, है ना, जहाँ पे सत्ता के लिए जिस तरह से एक दूसरे के लोग खून के शत्रु बने रहते हैं, आज जहाँ सत्ता त्याग की एक अनमोल और अद्भुत कहानी है, निश्चित रूप से उससे सीखा जा सकता है। परिवार की संकल्पना आप वहां से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और बिना परिवार के समाज हो सकता है क्या, और बिना समाज के राष्ट्र नहीं हो सकता। भारत मिस्र की सेनाओं के विशेष दस्ते के बीच युद्धाभ्यास, इस युद्धाभ्यास को जब आप पढ़ेंगे तो साइक्लोन 2, भारत और मिस्र की थल सेनाओं के बीच सोमवार से साइक्लोन 2 नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास शुरुआत हो गई। इस वर्ष का इसका दूसरा संस्करण है, जिसका आयोजन मिस्र के अंशाश में किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए कहाँ किया जा रहा है। सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि साइक्लोन 2 युद्धाभ्यास 22 जनवरी से शुरू हुआ है। तो इस तरह के जो युद्धाभ्यास, इस नाम का अगर मिस्र के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये हर साल साइक्लोन नाम से इसी देश के साथ क्या होगा, युद्धाभ्यास होगा। जो एक खास प्रकार का नाम है युद्धाभ्यास का, और वो किस देश के साथ होता है, वो परमानेंट सेक्ट हो जाता है। इसमें कोई देश को जोड़ सकते हैं आप, लेकिन साइक्लोन जो होता है वो किन दो देशों के बीच में हो रहा है, मिस्र और भारत। अगले साल भी अगर ये होता है तो किन देशों के बीच होगा, भारत और मिस्र के ही बीच में। ठीक है, ये सब न्यूज पढ़ना चाहिए। मोदी ने मैक्रो संग जयपुर में किया रोड शो, साथ पी चाय, फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया यूपीआई पेमेंट। आपको क्या लगता है, ये मंदिर देते हुए जाके उस जयपुर के बाजारों को घुमाना, वहाँ के सिल्क, वहाँ के जो कपड़े हैं उनको बताना, वो क्या है? आप अगर देश की व्यवस्था को वैश्विक बाजार में लेके प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से के प्रधानमंत्री हैं? हमको प्रधानमंत्री एक अच्छा तो व्यक्तित्व वाला तो चाहिए ही, साथ ही साथ हम देश के एक बहुत बड़ा प्रबंधक चुनते हैं, वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी होना चाहिए, क्योंकि अर्थ का भी क्या रखे, ध्यान रखे। तो हम वो चीज देखते हैं कि कैसे भारतीय वस्तुओं को वैश्विक लेवल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए। और चूंकि प्रधानमंत्री हैं, है ना, और तो बहुत खूबसूरती से चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारी जब संस्कृति वैश्विक लेवल पे अपना एक बेहतर छाप छोड़ेगी, तो हमारे देश की वस्तु भी वैश्विक लेवल पे उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो विश्व में कभी हमारा बाजार पूरा विश्व हुआ करता था और हमारे हाथ से निकल गया, हमारे राष्ट्र प्रधानों का ये हमेशा से इनके अंदर भी आगे भी जो भी हैं, ये भाव रहना चाहिए कि वो विश्व का बाजार फिर से भारत के लिए क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तब जाके आप देखिए ना, भारतीय अर्थव्यवस्था तब जाके प्रोग्रेस। हम ये सोच रहे थे कि भाई भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, अरे क्यों नहीं बनेगी। पाकिस्तान में राम मंदिर बनवा दीजिए, एक प्रधानमंत्री के द्वारा वहां के पहल करके बनवाइए, देखिएगा पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था 1 महीना में ट्रैक पे आ जाएगा। इतना भारत से टूरिस्ट जाएंगे अगर संबंध अच्छा कर लिया जाए, तो उससे उनका अर्थव्यवस्था, बताइए राम मंदिर में इतने टूरिस्ट जा रहे हैं कि पूरी लगता है कि यूपी की अर्थव्यवस्था संचालित हो जाएगी। अरे हमारी संस्कृति के इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था भी तो घूमती है, नहीं?
अब आप हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, सब बन गया। आप हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, देखिए राम मंदिर बना, हॉस्पिटल भी बनेगा और होटल भी बना और एयरपोर्ट भी बना, सब तो बन ही गया। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ और है। विकास का मुद्दा दिक्कत नहीं है, विकास तो हो ही रहा है, दिक्कत कहीं और है। ठीक है। और जिस तरह का हम मांग करते हैं वो मांग हमारी पूर्ति हो रही है, मंदिर के पीछे हो रही है ना। जहां लोग जाएंगे, आप कॉलोनी नया बनाइए, देखिए 2-4 साल में वहां रोड ढला जाएगा। नहीं बनेगा, कोई वहां रहबे नहीं करेगा तो ढालेगा कौन? विवाद का मुद्दा बनेले रहिएगा तो खाली 4 गो पुलिस वहां खड़ा रहेगा और उसका कोई यूटिलाइज नहीं होगा, और जगह जंगल का जंगल बना रहेगा। 500 वर्षों से खाली 4 गो पुलिस वहां क्या कर रही थी? पहरा दे रही थी। ना पूजा लोग कर पा रहे थे, ना कोई नमाज पढ़ पा रहा था। तो जो समाधान का विषय उसको समाधान कीजिए ना, उसको विवादित करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी आपका फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि भी थे 26 जनवरी को, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये न्यूज पढ़ना चाहिए। मैगजीन में भी तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन पेपर के माध्यम से देख लीजिए कि कितना न्यूज बनता है। अगर पेपर ठीक से पढ़ा जाए तो आपके करेंट पे तो वैसी ऑटोमेटिक कमांड। आप क्या होता है, आप लोग 2 महीना पहले नोट्स लाओ रे, मैगजीन लाओ रे, कोनो के नोट्स तनी लिख के लाओ रे, पढ़ लेंगे हो जाएगा। अजीब हाल है। अखबार तो ठीक से पढ़ो भाई, बाद में जो नोट्स भी पढ़ोगे तो कामों करेगा। ऐसे अचानक से नया मटेरियल दे दिया जाए एकदम कि लो 10 दिन में ठीक करो, तो उतना आसानी से ठीक नहीं होगा। न्यूज में बने रहिए आप। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF की आगामी वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 में दावोस, हर साल दावोस में होता है, ये नया नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल दावोस में उसकी बैठक होती है, जो स्विट्जरलैंड का ही क्या है, एक अच्छा सा शहर है। ठीक है, बढ़िया शहर है, पूंजीवादी देश वहां पहुंचते हैं, है ना, और पूंजीवाद का खूब प्रचार प्रसार करते हैं। देश दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी माने कि जो टाइकून, बिजनेस टाइकून लोग हैं, वो भी पहुंचते हैं। ड्रोन दीदी बना स्वावलंबन के स्वप्न को देंगी उड़ान। ड्रोन दीदी बन स्वावलंबन के स्वप्न को देंगी उड़ान। स्वावलंबन का मतलब क्या? सेल्फ डिपेंडेंट। केंद्र सरकार की योजना ने लुधियाना में कृषि से जुड़ी महिलाओं को दिखाई रोजगार की नई राह। और आप पिछली ही बार पिछले वीक में ड्रोन दीदी योजना पे क्या दिए हैं, आप खुद समीक्षा किए, खूब पढ़े हैं, और यहाँ न्यूज के तहत भी पढ़िए, और आप लोग इसको एक्सप्लेन भी करके समझ चुके हैं कि कैसे रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। वैसे ड्रोन को बढ़ावा दीजिएगा तो ड्रोन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में बनेगा ही। ड्रोन खरीद के लाइएगा, आप जागरूक रहिएगा तो लोगों को किराए पे भी ड्रोन दे सकते हैं छिड़काव के लिए। आपको खेत के अंदर जाके फसल बर्बाद करके छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे खेत के बाहर बाहर क्या कर दीजिएगा, कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये पढ़िए, ये कहीं ना कहीं हमने आपको अगर टॉपिक दिया था ड्रोन दीदी योजना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह था। आज भी हमने आप लोगों को अगर ड्रोन प्लान भारत का, कर्पूरी ठाकुर का शैक्षणिक और समाज के क्षेत्र में जो उनका योगदान था या उनके खुद के व्यक्तित्व के बारे में, तो उसके पीछे वजह था राम राज्य और संविधान। मैंने अगर आपको टॉपिक दिया तो ये बहुत रिलेवेंट, ये इसका वजह था। आप हर चीज को सही तरीके से जानने का प्रयास कीजिए। हर चीज में आप ही लोग कहते हैं ना कि हमको गिलास आधा दिखता है, माना अगर आधा गिलास भरा हो तो हमको खाली आधा नहीं दिखता है, भरा आधा दिखता है। इतना सकारात्मक सोच रखने वाले लोग, है ना। भारत में बाकी जो हमारी सांस्कृतिक पहलू होती है उसमें निगेटिव ही देखना क्यों शुरू कर दिए? आप सकारात्मक व्यू से तो देखना। आप जब बहुत पॉजिटिव लोग हैं तो ठीक से देखिए ना, बहुत सकारात्मक चीजें हैं। आप निगेटिव निकलते तो आपका वो बात जो कहते हैं कि हमको गिलास आधा भरा दिखाई दे रहा है खाली नहीं, ये हमको बेबुनियाद लगता है। टू बी पॉजिटिव कहते हो तो हमको बड़ा अजीब लगता है कि खाली पॉजिटिव है, कि जितना ही पॉजिटिव कहते हैं उससे कहीं ज्यादा निगेटिव है। तो सकारात्मक रहने वाले लोग तो सकारात्मक चीजों को देखने का प्रयास करते हैं ना, कि हर चीज में बाल का खाल निगेटिव निकालते रहेंगे। तो ये तो समझने वाली बात है। अब तक 49 विभूतियों को मिला भारत रत्न, और 49वां कौन है? हमारे कर्पूरी ठाकुर। तो बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए, इस न्यूज पे भी ध्यान रखें। और बिहार से जिन विभूतियों को मिला उन पे ध्यान रखिए कौन कौन थे कर्पूरी ठाकुर के अलावा। ठीक है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 1954 में जब शुरू किया गया था, जब हम आपको आर्टिकल 18 पढ़ाते हैं पॉलिटी में, उपाधियों का अंत जब पढ़ाते हैं, तो देखिएगा वहां पे जो
भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार जो पहली बार लाया गया था, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और बाद में इसको जनता दल की सरकार ने 1978 के आसपास इसे क्या कर दिया था, बंद भी कर दिया था। और फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 के आसपास क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। आप चेक भी कर सकते हैं, और इस तरह का प्रश्न पूछा भी हुआ है। तो भारत रत्न शुरू होने के बाद एक बार बंद भी हुआ था और फिर दोबारा शुरू भी हुआ था। तो ये सब भी आपको घटनाओं पे जब न्यूज पढ़िएगा तो बड़ा हो सकता है कि क्लास में चीजें चर्चा ना हो, लेकिन न्यूज में आपको पढ़ने का क्या हो जाए, मिल जाए। हम लोग टेबल पे बैठे बैठे अच्छे कंटेंट्स ढूंढ लेते हैं। आप है कि कौन सी कंटेंट्स ढूंढते हैं कि कब मिलता ही नहीं आपको, इतने भी अंधे क्यों हैं आप? सब तो आपके हाथ में है, केवल आप थोड़ा सा जागरूक बनिए। केवल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं। आप इसको पढ़िए, एक बार पढ़िएगा, फिर बाकी चीजें आएंगी मैगजीन में, फिर वहां रिवाइज होगा, और फिर प्रोडिक्शन होगा तो वहां रिवाइज होगा। इतना जब 2-3 बार, जब पहली बार अचानक से पढ़ने को मिलता है, उस समय चीजों को दिमाग में ठहराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि आपकी पढ़ाई को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका कुछ है, पीछे पढ़े हुई चीजों, तो वो पेपर, मैगजीन, यही सब है। बाकी जो क्लास में पढ़ते हैं तो आप अस्थिर से बैठ कर रिवाइज कीजिए ही ना। लेकिन कई नई चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, अखबारों से, ठीक है। और मैं बता दूं, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा ऑथराइज होता है क्या, पेपर। आज भी पेपर पे भरोसा करने वाला एक जमात है, और पेपर निश्चित रूप से भरोसेमंद चीजें हैं। आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज, वीडियो सीडियो इधर उधर देखते हैं, उससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या है, पेपर है, अखबार है। ऑथराइज ये ज्यादा होता है। इस पे अगर कुछ गलत हुआ ना, तो खामों का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, पेपर में अगर कुछ गलत हुआ तो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीते की मौत, तो कूनो पहले भी चर्चा हुआ है, जब मोदी जी ला के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता छोड़े थे, लेकिन उसमें अक्सर देख रहे हैं कि उन चीतों के मरने का ही खबर आ रहा है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर पर जारी होगा स्मारक सिक्का, ये भी पढ़िएगा, 100 रुपये का सिक्का जारी होगा। तो ये भी प्रश्न, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि कर्पूरी ठाकुर पर कितना रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, 100 रुपए का जारी किया जाएगा। तो ये भी आपको न्यूज पढ़ना होगा। वर्ष 2002 में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत सरकार ने 100 रुपए, 10 रुपए और 1 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। 1 रुपए का सिक्का बाजार में प्रचलित भी है। तो ये सब न्यूज पढ़ेंगे तो ये सब जो नई नई जानकारी मिलती है, वो किसी नोट्स वगैरह में नहीं मिलेगी। कर्पूरी ठाकुर पे कोई नोट्स तैयार करके रख ले है, पेपरे ऊपर से ना मिलेगा। और नहीं तो आपको इन पे किसी जीवनी पे किताब पढ़ना, तो उतना कौन पढ़ेगा, पेपर पे ही ध्यान रखिए। प्रोफेशनली अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अरब सागर के ऊपर भारत ने किया हवाई युद्धाभ्यास। अरब सागर के ऊपर मतलब कि वो हवाई हाउती विद्रोही, समझ ही रहे हैं, तो क्षेत्र के रणनीतिक जलमार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद बड़ी वैश्विक चिंताओं के बीच भारत, फ्रांस और यूएई ने, ध्यान रखेंगे, अरब सागर के ऊपर विशाल युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास का नाम क्या है, डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास अरबियन सी में भारत, फ्रांस और यूएई के सेनाओं ने मिलकर किया है, ठीक है। इस न्यूज पे ध्यान रखना है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, इन पे बहुत कहानियां छपी हैं, बहुत बातें इनके लिए हैं, जो पेपर पढ़ के ही आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहानी आप तक पहुंचेंगी और आपको मिलेंगी भी। इनके व्यक्तित्व को भी समझने का बहुत अच्छा जरिया पेपर हो सकता है, जो कि कई लोग अपने जीवन के कर्पूरी ठाकुर के साथ जो अनुभव है वो क्या किए हैं, पेपर में शेयर करने का प्रयास किए हैं। तो पढ़ेंगे तभी मिलेगा। हम सब न्यूज तो यहाँ पढ़ के आपको सुनाएंगे नहीं, आपको बस सतर्क रहना है। हिमाचल में जुटी भारत किर्गिस्तान की सेनाएं। हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में सोमवार से भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच खंजर नामक संयुक्त युद्धाभ्यास। तो ये भी ध्यान है, खंजर जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के बीच है, भारत और किर्गिस्तान। और कहाँ हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। पूरा पेपर पढ़ेंगे, पूरा ये कटिंग पढ़ेंगे, और भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगा तो उसे आप क्या कीजिएगा,
ऐड कीजिएगा। और बहुत अच्छी बात है कि ये रिकॉर्ड के तौर पे है, रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये सीधे कहाँ चल जाएगा, यूट्यूब पे। तो 7-8 महीना के बाद भी अगर आपको रिवाइज करना होगा तो ये क्लास क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ये आज यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कल 26 जनवरी था तो कल का पेपर छपा नहीं, ठीक है, तो आज मिलेगा नहीं। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे इस वीक में, जो अगले वीक में जो भी न्यूज मिलता है वो नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आपका जो हर शुक्रवार को होता है